गुड इवनिंग सभी विद्यार्थियों के लिए। और आज गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि ये पहला वीडियो मैं कक्षा 11वीं या 11th क्लास के लिए, जो कि सभी क्लासों में एनसीईआरटी लागू होने के कारण से हिंदी में 2 भाग, आरोह प्रथम और आरोह द्वितीय के हिसाब से जो लागू किए गए हैं, उसमें प्रथम भाग में हम ज़्यादातर गद्य विधा के बारे में पढ़ेंगे। और यह साहित्य सभी विद्यार्थियों के साथ साथ समाज के लिए भी बहुत उपयोगी है। और इस आरोह के प्रथम भाग में हम पहले अध्याय के या पहले पाठ के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद जो कि उपन्यास सम्राट और साथ ही साथ में बहुत ही कुशल कहानीकार, या कहना चाहिए कि कहानियों को सही दिशा देने का जो कार्य मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। इतिहास में और भी कहानीकार हुए हैं और सभी ने अपनी बड़ी बड़ी रचनाएं और बहुत अच्छी रचनाएं, सार्थक रचनाएं दी हैं, परंतु जो मर्मज्ञता के साथ, तटस्थता के साथ जो कार्य मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है वो हमारे सभी के लिए अनुकरणीय है। और आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और कक्षा 11th के जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखें, जैसे ही इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी या उसकी पूरी व्याख्या कर दूंगी या उसका अर्थ पूरी तरह से, उस कहानी का अर्थ समझ में आ जाए, उसके बाद अगले जो आने वाले वीडियो होंगे उसमें मैं उसकी व्याख्या सहित आपको बोर्ड पर समझाऊंगा। आज उनके जीवन परिचय के साथ साथ उनके द्वारा लिखी गई ये कहानी नमक का दरोगा, जो कि अपने आप में उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाते हुए लिखी गई कहानी है कि कैसी उस समय भी भ्रष्टाचारी हुआ करती थी, या जो राजतंत्र था उसमें किस प्रकार की कमियां हुआ करती थी। उन कमियों को अपनी कहानी के माध्यम से और समाज के लिए लिख देना, ये उनकी एक सिद्धहस्त कला थी। तो आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। जीवन परिचय जानने के बाद उनकी कहानी के बारे में हम 2 भागों में जानेंगे, और तृतीय भाग जो मैं बनाऊंगा उसमें इसके कहानी के अंतर आने वाले सारे प्रश्नों के उत्तर जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं आरोह में। तो आरोह के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा, आरोह में पहला जो पाठ है वो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी नमक का दरोगा के नाम से है। तो आज हम जान लेते हैं पहले मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कि मुंशी प्रेमचंद जी कहाँ के थे, उन्होंने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की और क्या क्या उन्होंने अपनी इस साहित्य के रूप में अपनी क्या क्या इस महाभारती की सेवा की है उसके बारे में। तो पहले नंबर तो इतने बड़े सम्राट, उपन्यास सम्राट का जन्म 1880 में लम्ही गांव, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम धनपत राय था और इनका जीवन बड़ा कठिनाइयों से गुजरता रहा। हमेशा कठिनाइयों का सामना किया इन्होंने, परंतु कभी भी अपनी कलम को इन्होंने रुकने नहीं दिया और अपनी कलम को निरंतर चलाते रहे। और उसी में से कुछ इनकी कुछ विशेष रचनाओं के बारे में जो इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं आपके, उनके बारे में बताना चाहूँगा कि प्रमुख रचना इनकी जो उपन्यास लिखे, सबसे ज़्यादा इन्होंने उपन्यासों को बहुत मर्मज्ञता के साथ लिखा और ऐसा उपन्यासकार सदियों के बाद कोई आए कह नहीं सकते। कई उपन्यासों पर फिल्मांकन भी हो चुका है और कई लोग इनसे प्रेरणा लेते हैं और हम जैसे नवोदित लोग भी सीखते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाओं पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले इनका नाम धनपत राय था और 1880 में लम्ही गांव, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। और उनकी प्रमुख रचनाएं और उनकी शिक्षा दीक्षा BA तक इन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद वो आगे पढ़ना चाहते थे, इंग्लिश में MA करना चाहते थे, परंतु परिस्थितियाँ घर की ऐसी थी कि वो अपनी आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, परंतु अपनी कलम को कभी रुकने नहीं दिया। तो इनकी कुछ रचनाएं जो कि बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो इसमें सम्मिलित हैं, जैसे कि सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सारे उपन्यास हैं इनके। और बहुत ही अच्छे उपन्यास, जिसमें से 2 उपन्यास मेरे पास अभी निर्मला और गोदान के रूप में मेरे पास हैं। सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में, मानसरोवर जो लिखा गया है वो 8 खंडों में लिखा गया। धन, गुप्त धन, एक कहानी संग्रह है इनके। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये इनके नाटक हैं। और कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये इनके निबंध हैं। इन्होंने इतने निबंधों की, उपन्यासों की, कहानी की और नाटकों की रचना की। तो बहुत ही महान
एक लेखक रहे, कवि रहे, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं और बचपन से ही लिखने का काम रहा और इनकी पत्नी ने भी इनका बखूबी साथ दिया। और उस समय पे जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश सत्ता थी, उस ब्रिटिश सत्ता के विरोध में भी ये खड़े रहे और अपनी लेखनी को कभी इन्होंने मध्यम नहीं पड़ने दिया। और बहुत सारी रचनाएं, पंच परमेश्वर एक इनकी बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने बिल्कुल ऐसे रिश्तों को उजागर करने का, और ईदगाह कहानी इनकी आती है। ईदगाह कहानी में उन्होंने एक बच्चे के माध्यम से एक ऐसी मर्मज्ञता के साथ एक ऐसे विचार को या ऐसे आत्मीय भाव को प्रकट किया है जो बहुत कम कहानियों में मिलता है। ईदगाह आप पढ़ेंगे या इनकी कहानी जो पंच परमेश्वर है उसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कभी बिल्कुल ये लेखक जो रहे हैं बिल्कुल तटस्थ रहकर इन्होंने बिल्कुल उस जीवन को जिया हो जैसे, या उस जीवन को बिल्कुल बहुत पास से देखा, ऐसी भावनाओं को पिरोने का जो कार्य प्रेमचंद जी ने किया है, ऐसा और कहीं देखने को नहीं मिलता। तो इनकी ये सारी महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि हमारे हिंदी साहित्य के लिए सर्वधार्य हैं और इतनी अमूल्य रचनाएं इन्होंने दी हैं कि एक धरोहर के रूप में हमारे पास हैं और इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और उसी क्रम में इन्होंने जो आज हमारे इस 11वीं के पाठ्यक्रम में है नमक का दरोगा, उस कहानी को पढ़ेंगे कि उस नमक के दरोगा के माध्यम से उन्होंने किन किन पक्षों को उजागर करने का प्रयास किया है। उस समय की तत्कालीन व्यवस्था में कितनी भ्रष्टाचारी थी या प्रजातंत्र किस प्रकार से पथभ्रष्ट था, और साथ ही साथ में उन्होंने अंत में एक ऐसी रचना को ऐसा मोड़ दिया कि जहां पर पूरे भ्रष्टता के ऊपर सत्य की विजय होती है। तो अपने आप में काल्पनिक कहानी होने के बाद भी एक जीवंत कहानी के रूप में बदल जाती है और इसके पात्र अपने आप बोलने लगते हैं, जैसे कि बिल्कुल एक कोई घटना, जैसे अभी भी हम सोचते हैं कि इस प्रकार का जो भ्रष्ट माहौल बना हुआ है उन माहौलों के बीच से निकाली गई कहानी हो। और निश्चित तौर पर प्रेमचंद जी ने बिल्कुल किसी जीवंत कहानी को अपने इन काल्पनिक पात्रों के द्वारा उसको जिंदा किया होगा। तो नमक का दरोगा नामक कहानी हम आज यहाँ पर समझेंगे कि किस व्यवस्था के लिए लिखी गई ये कहानी है। तो उसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किसी भी कहानी को लिखने के लिए सबसे पहले कथानक हो, पात्र हो, चरित्र चित्रण हो, देश काल परिस्थितियां हो और उसकी भाषा संवाद की शैली कैसी हो, ये और एक उद्देश्य निकलना चाहिए। किसी कहानी का अगर उद्देश्य नहीं होता तो वो कहानी अपने आप में पूर्ण नहीं मानी जाती, क्योंकि कहानी जब चलती है तो अपनी गति को जब पकड़ती है तो एक समय उसका चरम आता है, चरम के बाद उसका चरमोत्कर्ष होता है, तब वो कहानी परिपूर्ण होती है। तो नमक का दरोगा नामक जो कहानी है वो कुछ पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है और साथ ही साथ में उस व्यवस्था को उजागर करती है जो समय हुआ करती थी। तो अभी के जो एनसीईआरटी के विद्यार्थी हैं या आप तो सभी जगह लागू कर दिया गया है। इसके पहले जो हमारी हिंदी कालिंदी या अन्य पाठ्यक्रम था हिंदी का वो उसको हटाया तो नहीं गया, क्योंकि हिंदी की कोई भी रचना हो वो तो रचनाएं होती, चाहे वो एनसीईआरटी से लागू हों और फिर या हम जो पहले पढ़ते थे उसके माध्यम से हो, तो रचनाएं तो वही होंगी। क्योंकि जब हम साहित्य पढ़ते हैं या किसी भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो भाषा में साहित्य समाया हुआ करता है। तो इसी साहित्य को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और मैं समझ सकता हूँ कि विद्यार्थी मेरी इस वीडियो के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर पाएंगे और उस कहानी को भी समझ पाएंगे और अपने विवेक से, अपने ज्ञान कौशल से खुद उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में समर्थ रहेंगे। और बाद में मैं तो बोर्ड पर समझाऊंगा ही समझाऊंगा, साथ में अन्य जो जुड़ेंगे विद्यार्थी वो भी मेरे इन वीडियो के माध्यम से इन कहानियों के उस पहलुओं को समझेंगे जो कि कुछ अपनी शब्दकोश की कमी से या फिर हमारे कुछ आशय की कमी से रुक जाया करता है। उस सारे बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। तो ये कहानी है नमक का दरोगा। अभी एक प्रश्न आएगा इसमें कि इस कहानी के कोई और दो उपयुक्त शीर्षक हो सकते थे, टाइटल हो सकते थे, तो हो सकते थे, क्योंकि जो कहानी बंसीधर नाम के एक पात्र के ऊपर इर्द गिर्द घूमती है, उन्हीं के चरित्र चित्रण को दर्शाती हुई जाती है, तो उसके अनुसार इस कहानी के दो क्या कई शीर्षक निकल सकते हैं, जैसे कि एक सत्यनिष्ठ दरोगा, ईमानदार दरोगा, क्योंकि नमक शब्द ही नमक हलाली से जुड़ा है। और कहते हैं ना कि हमने किसी का नमक खाया है, नमक खाने का मतलब ही ईमानदारी का परिचय देना। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने बड़ा सोच समझ